हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर, आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं बच्चों क्लास 12 अकाउंटेंसी से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में एक और चैप्टर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी अगले 30 मिनट्स के अंदर। तो बच्चों बिना देरी करिए जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ। सीधे स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर लॉजिक देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन ऑप्ट करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। हमें तुक्के नहीं लगाना है बच्चों। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो डू एंड डाई वाले होते हैं। अगर आपने गलत ऑप्शन टिक कर लिया है तो आपको आंसर में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है अनलाइक शेयर्स डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट। तो जो हमारे शेयर्स होते हैं ना, इनको जब पब्लिक को इशू किया जाता है तो वो पार पे इशू किया जा सकता है और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर्स जो है जब पब्लिक को इशू किए जाते हैं तो पार पे भी इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू किए जाते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, डिस्काउंट। कि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं लेकिन हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देख लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों ये जो ए, बी और सी हैं, इन तीनों को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो ये तीनों अपने आप में बोरोड फंड है और जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स है ये अपने आप में जो होता है बच्चों ओनर्स फंड है। तो अगर मैं ऑड वन इसमें से पिक करने की कोशिश करूं तो क्या निकल कर आएगा? ओनर्स फंड, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पर? इक्विटी शेयर्स। तो ऑप्शन डी पे बच्चों आप लोग यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है pick the odd one out on the basis of borrowings from the following। तो आप यहां पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहले एक बार उसको रीड कर लेते हैं, देन आफ्टर हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो ऑड वन है। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इन तीनों में बच्चों अगर मैं आपको एक सिमिलर बात बताऊं तो ये तीनों ही अपने आप में एक्टिव डिबेंचर्स होते हैं। इनको आप बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी होता है, ये पैसिव डिबेंचर्स होते हैं। आपने सिर्फ इनको प्लेज किया होता है, ये डिबेंचर्स एक्टिव नहीं होते, इनके ऊपर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे जो ऑड वन निकल कर आएगा बच्चों, निकल कर आएगा ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है डैश एंड डैश लोन आर डेट इंस्ट्रूमेंट हुज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिफाइंड। तो डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिफाइंड होता है। यहां पर भी डिबेंचर्स हैं बच्चों, बैंक लोन गिवन है, इनके ऊपर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड होने का मतलब होता है कि जब आप ये लोन लेंगे तो आपको पहले ही बताना पड़ता है कि इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन बच्चों जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं और जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिफाइंड नहीं होता है। इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि सपोज हमारे जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसका फेस वैल्यू हमने रखा है 100, तो इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा से 96। तो 96 पब्लिक से चार्ज किया जाएगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक को 100 रुपीज ही लौटाया जाएगा। तो ये जो डिफरेंस 4 निकल कर आएगा बच्चों, जिसे स्प्रेड भी बोला जाता है, ये 4 रुपीज ही उन्हें इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया जाएगा। तो जो हमारे पास डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं और जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है, मैच्योरिटी पे पूरी फुल फेस वैल्यू लौटाई जाती है और जो बीच का डिफरेंस होता है यही बच्चों इनके लिए क्या बन जाता है? होल्डर्स के लिए ये बन जाता है इंटरेस्ट। तो हमारे पास डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड दो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। तो ऑप्शन आएगा बच्चों यहां पे हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला जा रहा है? डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी और कॉल्ड बियरर डिबेंचर्स। मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिसकी डिलीवरी जो होता है सिर्फ आपको सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करना होता है और अगली जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। इस तरीके की डिबेंचर्स को क्या बोला जाता है? बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स जस्ट लाइक ब्लैंक चेक, जिसपे ना अमाउंट तो मेंशन है लेकिन जिस पर्सन को पेमेंट पहुंचाना है उसका नाम मेंशन नहीं है। तो जिस भी पर्सन के हाथ में आपका चेक रहेगा उस पर्सन को उसका कलेक्शन मिलेगा। इन द सिमिलर मैनर जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं, आखिरी में जिस पर्सन के हाथ में वो डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट होंगे उस पर्सन को उस डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से डिबेंचर्स हैं जिन्हें सिर्फ डिलीवरी से ही ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो ऐसे डिबेंचर्स को बोला जाता है बच्चों बियरर डिबेंचर्स। तो ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है डिबेंचर्स विच आर नॉट रिडीमेबल इन कैश आर टर्म्ड एज, ऐसे डिबेंचर्स जिनको रिडीम नहीं किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। और मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों, ऐसे डिबेंचर्स इशू किए ही नहीं जाते हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, तो अपोजिट क्या बन जाएगा, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ऐसे डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन नहीं होता है कैश में उन्हें क्या बोला जाता है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला जा रहा है, डैश एंड डैश डिबेंचर्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी जब आप डिबेंचर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं हमारे पास, दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी प्लेज करके रखी है, मॉर्गेज करके रखी है, उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज क्रिएट करके रखा है, उन डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। इन केस अगर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी इसका पैसा नहीं लौटा पाती है तो उसके अगेंस्ट में जो भी चार्ज क्रिएट किए जाते हैं ना, हमारे चार्ज जो क्रिएट किए जाते हैं एसेट्स पे, उन एसेट्स को बेचा जाएगा और आपको आपका पैसा लौटाया जाएगा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और ऐसे डिबेंचर्स जिनके अगेंस्ट में कोई एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है उनको बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी तो हमारे पास दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों मेरा आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 8 में आपसे बोला जा रहा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू, इनमें से कौन से डिबेंचर्स इशू नहीं किए जा सकते, इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं। जब कभी भी डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे तो उसकी मैच्योरिटी कितनी है ये पहले से ही प्री डिफाइंड होती है बच्चों। तो ऐसे डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन ही नहीं किया जा सकता, ऐसे डिबेंचर्स भी इशू नहीं किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन डी, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। समझते हुए चलिए बिल्कुल आगे आपसे बोला जा रहा है मींस सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक और ऑल एसेट्स टुवर्ड लोन एंड रजिस्टरिंग इट विथ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिस प्रोसेस में आप अपने एसेट्स को गिरवी रख के लोन लेते हैं सो डैट आपका जो लोन है वो क्या हो जाए, सिक्योर्ड हो जाए। उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों चार्ज क्रिएट करना। तो जब कभी भी कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती हैं और उसके अगेंस्ट में पब्लिक से लोन लेती हैं तो उस लोन को सिक्योर्ड करने के लिए वो अपने एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देती हैं कि इनकेस अगर कंपनीज डिबेंचर्स का पैसा नहीं लौटा पाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे और जो इनके जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को बच्चों क्या किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा और उससे जो भी प्रोसीड जनरेट होगी उस प्रोसीड से डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटाया जाएगा। तो डिबेंचर्स को सिक्योर करने के लिए एसेट के ऊपर एक प्रोसेस होती है सिक्योर करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, चार्ज क्रिएट करना। तो जो यहां पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, it is not necessary to pass an entry in the books of account for the issue of debentures if debentures are issued as collateral security। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, मैंने इसका एक वन शॉट भी बना के रखा है, वहां भी जाके आप लोग देख लीजिएगा कि डिबेंचर्स को जब हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो यू हैव टू ऑप्शंस, आप उसकी एंट्री पास करिए या फिर आप उसकी एंट्री पास नहीं करिए। बाकी तो सारे केस में आपको डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री पास करनी ही पड़ती है। तो ऐसा कौन सा केस है जिस केस में डिबेंचर्स को इशू करते वक्त एंट्री पास नहीं की जाएगी, तो जो इसका आंसर निकल कर आएगा डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ऑप्शन सी पे आप लोग बच्चों यहां पे टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में हमसे क्या बोला जा रहा है, इफ एंट्रीज पास फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। वैसे तो एंट्री पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एंट्री पास करनी है किसके लिए, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, तो उसकी क्या एंट्री बनती है सर, उसकी एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में हमें दिखाया जा रहा है सर, ऑप्शन बी में हमसे बोला जा रहा है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। तो यहां पे हम लोग टिक कर कराएंगे ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चों। अनलेस एग्रीड अदरवाइज परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू, अगर आपका जो पार्टी है जिसके साथ आप अपने जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं, अगर कोई भी बात एग्रीड नहीं है आप दोनों के बीच में तो परचेज कंसिडरेशन हमेशा किसके बराबर होता है, नेट एसेट्स के बराबर होता है। तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा यहां पर ऑप्शन ए। अगर कुछ एग्रीड है तो फिर गुडविल निकल कर आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला जा रहा है व्हेन डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज शोन अंडर द, मतलब आपसे यहां पर डिस्क्लोजर ऑफ
डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट की बात की जा रही है कि अगर आपने डिबेंचर्स को कहां शो करके रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, और आपके जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो उसके ऊपर जो प्रीमियम आपको पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो कहां पर दिखाया जाएगा? तो अच्छा वो दिखाया जाएगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज के अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वाले हेड में। तो उसका मेन हेड क्या बनेगा सर? नॉन करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि एक से ज्यादा सालों में लौटाना है, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो कहां चला जाता है? वो चला जाता है सर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वाले सब हेड के अंदर। तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा सर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 में हमसे क्या बोला जा रहा है? डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम एंड और डैश। तो जो इसका आंसर तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझा सकता हूं। अभी रिसेंटली ही मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर का वन शॉट आप लोगों के लिए तैयार किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस उस पर मिला था, और वहां मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए पहले यूज किया जाता है कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस, और अगर कम पड़ जाता है, कोई हमारे पास डेफिशिएंसी रह जाती है उसको राइट ऑफ करने के लिए, तो फिर बचा कुछ अमाउंट कहां से राइट ऑफ किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बच्चों आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा कि पहले उसको कहां से राइट ऑफ किया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कम पड़ जाता है, तो बचा हुआ बैलेंस कहां से उठा लिया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जो यहां पर आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला जा रहा है? व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, अमाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज इक्वल टू। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि डिबेंचर्स कैसे इशू किए गए सर? डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन कैसे करना है सर? प्रीमियम पे। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिस्काउंट और ये रिडीमेबल एट प्रीमियम जो होते हैं ना, इसके कारण हमें लॉस होता है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, डिस्काउंट वाला लॉस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के कारण होने वाला लॉस, दोनों लॉस को, डिस्काउंट को और लॉस को ऐड कर दिया जाता है, और एक सिंगल अकाउंट के अंदर अमाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि अगर हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है उनका, तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उसके अंदर क्या क्या आएगा? सम ऑफ ए एंड बी बोथ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला लॉस भी उसी के अंदर आएगा, और लॉस ड्यू टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला लॉस भी उसके अंदर आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे यहां पे आंसर सर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बोल रहे हैं? इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ बिकॉज इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चलिए देखते हैं किसकी बात की जा रही है। यहां बात की जा रही है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अपने आप में क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको कंपल्सरीली पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस। तो यहां मेरा सजेस्टेड आंसर क्या बनेगा बच्चों? सर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021 एचपी लिमिटेड टुक 10% बैंक लोन ऑफ ₹12 लाख। तो 12 लाख रुपीस का बच्चों हम लोगों ने यहां पे लोन लेके रखा है फ्रॉम कुबेर बैंक एंड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड बाय द कंपनी वुड बी। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है जल्दबाजी में आप यहां पे बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दो। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल कितना इंटरेस्ट देना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो जो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि जब कभी भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये अपने आप में पैसिव डिबेंचर्स होते हैं। जब तक ये लोन डिफॉल्ट नहीं हो जाता, ये डिबेंचर्स एक्टिव डिबेंचर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जब तक ये एक्टिव डिबेंचर्स नहीं बनेंगे हमें इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो अच्छा यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि डिबेंचर जब कभी इशू किए जाते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोला जा रहा है? यहां आपसे बोला जा रहा है ऑन 1 जून 2021 जीई लिमिटेड टुक 9% बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम आरबीएल बैंक एंड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि जो बैंक लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन जो डिवेंचर्स इशू किए गए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन में आगे आपसे बोला जा रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी वुड बी। मतलब आपने बतानी है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब बच्चों यहां पर आपको बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इंटरेस्ट लेकर जाएंगे। तो दोनों में से किसके ऊपर इंटरेस्ट
लगेगा? क्या डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो किसके ऊपर लगेगा सर? ये जो आपने लोन लिया है ना 10 लाख रुपीज का आरबीएल बैंक से, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर? 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है हम लोग को सर? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है 9%, तो यहाँ मैं लगा दूंगा 9/100 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सर? टाइम फ्रेम। तो आप यहाँ पे देखिए, आपने ये जो लोन रेस किया है, ये लोन आपने कब रेस किया सर? 1 जून। वहां से लेकर ईयर एंड तक आप लोग यहाँ पे बच्चों टाइम फ्रेम कैलकुलेट कर लीजिए। 1 जून से लेकर ईयर एंड 31 मार्च तक होता है 10 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 10 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10/12 से। फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 90,000 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा सर 10/12, और इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर? ये निकल कर आएगा आपका 75,000। तो हमें जो इंटरेस्ट देना है, जो इंटरेस्ट मैं कहाँ दिखाऊंगा? फाइनेंस कॉस्ट के फॉर्म में दिखाऊंगा। कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। वो कितना निकल कर आएगा सर? 75,000। किस ऑप्शन में दिख रहा है 75,000 सर? ऑप्शन बी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में 19 में हमसे क्या बोला जा रहा है? यहाँ आपसे बोला जा रहा है VGS टेक्सटाइल इशूड 30,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021. The issue was fully subscribed according to the terms of issue. Interest is due on half yearly basis. As per the policy of the company, it pays the interest on debenture. After a week, it become due for payment. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स मेरे पास कितने हैं सर? 30,000। हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100। और ये आगे आपसे बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो आप इशू कब कर रहे हो बच्चों? 1 अप्रैल। अब हाफ ईयरली आपने इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू करना है, तो आपका जो 6 मंथ का हाफ ईयर का इंटरेस्ट बनेगा वो हो जाएगा अक्टूबर 1 तक के का, या सितंबर 30 भी बोल सकते हैं, और अगला आपका बनेगा 31 मार्च तक के का। क्वेश्चन में आगे आपसे बोला जा रहा है एज ऑन 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स वुड बी। तो आपने बताना है कि कितना इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड हो चुका है और ड्यू भी हो चुका है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट देना है। एक आपको देना है सितंबर 30 को और एक आपको पे करना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यू करना है 31 मार्च को। तो जो सितंबर 30 का आपका इंटरेस्ट है आपने ड्यू कर दिया होगा, और क्वेश्चन जैसा हमसे बोल रहा है कि इनकी पॉलिसी है कि 1 वीक के अंदर ही हम लोग उसका अमाउंट भी पे कर देते हैं। तो सितंबर 30 को जो इंटरेस्ट ड्यू होगा हाफ ईयरली, वो ड्यू भी होगा और 1 हफ्ते बाद पे भी हो जाएगा। लेकिन जो 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, पे उसको किया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। तो एक काम करिए, आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं सर? 30,000। हर एक की फेस वैल्यू कितनी है सर? 100। मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा आपका 30 लाख। अब आप देखें बच्चे यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लिखा रहता है सर? डिबेंचर के फेस के सामने लिखा रहता है। तो बच्चे काम करो, अब इसका आप लोग 9% निकाल लीजिए। 9% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा सर? 2,70,000। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक के का हाफ ईयर हो जाएगा, और सितंबर 30 से लेकर मार्च 31 तक के का हाफ ईयर हो जाएगा। तो रिमेनिंग हाफ ईयर का पता लगा लीजिए कितना निकल कर आएगा, तो उसको कर दीजिए 6/12। फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको पता चलेगा कि 1,35,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो हमारे ऊपर ड्यू भी हो चुका है और अक्रूड भी हो चुका है। तो इनमें से किस ऑप्शन में 1,35,000 दिख रहा है सर? आपको ऑप्शन ए में, तो टिक कर दीजिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन ए पे, सॉरी नंबर नहीं यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग आइटम्स। बिल्कुल मैच कर देते हैं। डिबेंचर्स विच आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। तो देखते हैं बच्चों ए में से कौन सा आंसर बनेगा। ऐसे डिबेंचर्स जो बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो ए का बनेगा ऑप्शन 3। बी ऑप्शन में देख लेते हैं बच्चों हमारे पास क्या है? डिबेंचर्स डेट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। अच्छी, तो इररिमीडिएबल डिबेंचर्स होते हैं बच्चों, और इनको परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोला जाता है। तो जो ऑप्शन बी निकल कर आएगा उसका हमारा आंसर बनेगा सर ऑप्शन 5। इसके बाद आते हैं बच्चों सी पे। डिबेंचर्स डेट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें किसी और फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट नहीं किया जाता उन्हें बोला जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ऑप्शन सी का आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4। ए बी सी हो चुके हैं तैयार। अब चलते हैं डी पे। डिबेंचर्स इन दिस केस रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। ऐसे कौन से डिबेंचर्स होते हैं जिनको बेचने के लिए आपको ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ती है सर? उनको बोला जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो डी का आएगा ऑप्शन 1 यहां पर। और बच्चों आते हैं हम लोग फाइनल अपने ऑप्शन पे। डिबेंचर्स दैट आर रीपेबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी, उनको बोला जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ई का आएगा बच्चों ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस ऑप्शन में निकल कर आ रहा है। ए का 3, बी का 5, सी का 4 यहां दिख रहा है, और डी का आ जाएगा 1 और ई का आ जाएगा 2। तो जो ऑप्शन बी हमारा यहां पर आंसर बनने वाला है। तो टिक कर दीजिएगा आप लोग ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला जा रहा है डैश इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेट। अरे यही तो डेफिनेशन होती है डिबेंचर की, सीधे उठा के टिक करके आ जाइएगा ऑप्शन सी को, जो कि क्या है, डिबेंचर। और आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट यहां पे हमसे बोला जा रहा है डिबेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, ओनर्स, क्रेडिटर्स, प्रमोटर्स और लैंडर्स। सर ये लोग लैंडर्स होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग हमें लोन देते हैं, क्रेडिटर्स नहीं होते हैं। क्रेडिटर शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो गुड्स रहते हैं वो उधार पे बेचते हैं, लेकिन जो लैंडर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा उधार देते हैं। तो डिबेंचर जो होते हैं वो हमारे लिए डिबेंचर होल्डर लैंडर्स का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा उधार दिया जाता है। आगे आपसे बोला जा रहा है एन इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द डैश ऑफ द कंपनी रेदर देन इट्स डैश बिकॉज डैश आर मोर सिक्योर्ड देन डैश। ओके, चलिए इसको तो मैं इसी तरीके से खुद से ही इस फिल इन द ब्लैंक्स को बिना ऑप्शन देखे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या यहाँ पे आंसर पुट करने की कोशिश करूंगा। इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी रेदर देन इट्स शेयर्स बिकॉज शेयर्स are more secured, because shares नहीं sorry, because debentures are more secured than shares। तो कोई भी इन्वेस्टर होता है जो कि अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखना चाहता है बच्चों, वो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है इन कंपैरिजन टू शेयर्स, क्योंकि डिबेंचर्स ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू शेयर्स। तो यहां पर आएगा डिबेंचर शेयर्स। डिबेंचर शेयर्स किस ऑप्शन में डिबेंचर शेयर दिख रहा है सर? ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है, तो यहां पे हम लोग टिक कर देंगे बच्चों ऑप्शन बी, डिबेंचर शेयर्स। डिबेंचर्स जो होते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी, इन पे आपको रिटर्न जरूर कम मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। आगे आपसे बोला जा रहा है व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स पेबल इन लंप सम द अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशंस क्रेडिट टू इज क्रेडिटेड टू। बना दो बच्चों, जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी? सो जब कभी भी लमसम में डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर अगर आप लमसम में डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको क्रेडिट में क्या लेके जाना होता है? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो बच्चों आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोला जा रहा है व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब आप डिबेंचर्स कैसे इशू कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट में द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू। अब यहां पर सर हम लोगों को एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखना है, यहां में सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना होता है। तो यहां पर मेरा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो एंट्रीज के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे बच्चों, तो अकॉर्डिंगली यहां पर आप आंसर टिक कर दीजिएगा ऑप्शन बी। तो जब आप लमसम में डिबेंचर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी आपको लेके जाना होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में, और जब कभी भी डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट में इशू किए जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन लेके जाना होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर। तो यहां हमारा आंसर बन जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे बोला जा रहा है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्राइस इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। क्या बोला जाता है? अगर आप नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो जितना भी ज्यादा अगर आप डिबेंचर्स पे अमाउंट कलेक्ट करेंगे पब्लिक से, उसे क्या बोला जाता है? उसे प्रीमियम बोला जाता है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम इसको बोला जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा सर? ऑप्शन सी। और आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या बोला जा रहा है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एट ए प्राइस दैट इज लेस देन द फेस वैल्यू। तो जब कभी भी फेस वैल्यू से कम पे डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसे बोला जाता है डिबेंचर इशू किए गए हैं डिस्काउंट पे। तो यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा सर? यहां बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये कह रहे हैं वापस से जोड़ी मिला दो, तो रब ने बना दी जोड़ी और जोड़ी हम यहाँ पे मिला देते हैं। परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट वर्थ। तो जब कभी भी आपका परचेज कंसिडरेशन जो होता है वो नेट वर्थ से कम होता है तो बच्चों बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाता है? तो मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, जो हमारा एसेट्स होते हैं वो कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। और परचेज कंसिडरेशन कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि परचेज कंसिडरेशन कम है, मतलब क्रेडिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड जब भी कम होता है हमें क्या खोलना होता है सर? कैपिटल रिजर्व। तो जो आपका ए ऑप्शन है उसका आंसर क्या बनेगा सर? कैपिटल रिजर्व, मतलब नंबर 2। डिबेंचर्स रीइशूड एट वैल्यू मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। जब कभी भी डिबेंचर्स को रीइशू किया जा रहा है मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, इसको क्या बोला जाता है सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जब आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नेटवर्थ, उसको क्या बोला जाता है? गुडविल। तो जो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बना रहा है हमारा? ए का हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? 2। ए का 2। इसके बाद बी का क्या बनेगा सर? बी का बन रहा है 3, बी का 3। और सी का क्या बन रहा है? 1। तो सर सी का हो जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पे बच्चों आपको टिक करके आना पड़ेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। बच्चों गलत ढूंढना है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गलत ढूंढना है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सही बात है, कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। अ कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये बात हमने इनकरेक्ट ढूंढनी है ना। अ कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स, कंपनी कैन नॉट परचेज, एक कंपनी अपने ही डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीद सकती है।
खरीद सकती है। तो ये जो बात है ना ये गलत है, ध्यान से देखना। इन लोगों ने कैन नॉट लिख के बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। देखो मैं भी हो गया था एक बार में तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ढूंढने बच्चों। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ये आपसे कह रहे हैं कि एक जो कंपनी है वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर ही नहीं सकती, बिल्कुल बात सही है। दूसरे ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक कंपनी जो होती है वो अपने ही ओन डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट परचेज पर्पस के लिए नहीं खरीद सकती है। गलत बात है भाई, खरीद सकती है। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स बोला जाता है उसको। तो ये वाली जो बात है ना यहाँ पर गलत लिखी हुई है। अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स, तो क्या ये बात सही है कि गलत है कि कोई भी कंपनी वोटिंग राइट वाले डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है? बिल्कुल सही बात लिखी है भाई, डिबेंचर्स वोटिंग राइट होते कहाँ हैं? तो कोई भी कंपनी डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स वाले डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, ये बात सही है। अ कंपनी कैन नॉट मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, एक कंपनी जो है क्या वो डिबेंचर्स का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं कर सकती है? कर सकती है, इसलिए ये बात जो है यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो इसका आंसर निकल कर आएगा कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है गलत है। तो देख लेते हैं बच्चों बी और डी हमको कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन डी के अंदर। तो टिक कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब की बार ना अपन ने सही ढूंढने हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट कैरी जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं बच्चों ये अपने आप में डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये बात तो सही है। साथ साथ यहां पर इनके ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करता है, तो इट कैरी जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि इट इज सोल्ड बाय द इशूइंग कंपनी एट प्रीमियम, बिल्कुल गलत जवाब। जितने भी जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं इनको बच्चों प्रीमियम पे बेचा ही नहीं जा सकते, हमेशा ही क्या पे इशू किया जाता है सर, डिस्काउंट पे। आगे आपसे बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि जब कभी भी डिबेंचर्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा क्या पे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, उसकी नॉमिनल वैल्यू पे। तो अगर हम यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देखेंगे उसमें से हमारे 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए बी एंड डी। तो क्या ऑप्शन निकल कर आ रहा है सर? ऑप्शन डी निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे बच्चों ऑप्शन डी। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर्स के भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा बच्चों जो हमारे अदर चैप्टर्स हैं उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिनको देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। जय हिंद।